स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज की लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आपकी जैसे एसएससी जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो गया, डीएमआरसी, एलएमआरसी, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रिकल मशीन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसको आप लोग पहले 10 सेकंड तक इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। चलिए बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट 4900 वाट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी 7/8 फुल लोड इच। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे 8 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आपका ट्रांसफार्मर दिया गया है और इस ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है। मान लिया ये है आपका ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो दिया गया है वो 4900 वाट दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी 7/8 फुल लोड इज, यानी कि आपको लोड बता दिया कि 7/8 लोड पे, फुल लोड के 7/8 लोड पर आपका कॉपर लॉस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जब भी आपको किसी भी लोड पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हम लोग एक फार्मूला आपको बताते हैं, जैसे P कॉपर लॉस X इक्वल्स टू X स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, तो ये आप फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। इस फार्मूले में देखिए, इसको समझिए पहले फार्मूले में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जो हमने X यूज किया है, ये X क्या है आपका, X आपका एक फ्रैक्शन लोड है। क्या है ये, एक फ्रैक्शन लोड की तरह हमने एज्यूम किया है। अब जहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखिए आपको x की वैल्यू क्या दी गई है, तो 7/8 यहाँ पे आपकी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 7/8 फुल लोड। ठीक है, फुल लोड का 7/8 आपकी वैल्यू दी गई, तो ये फ्रैक्शन लोड है आपको। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे आपको कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है हाफ लोड पर बताइए कॉपर लॉस क्या होगा, या 3/2 लोड पर बताइए। तो जो भी आपका फ्रैक्शन लोड होगा उसी को हमने एज्यूम कर लिया है x। ठीक है, इसको आप याद रखिए। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप से क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको करते कैसे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका कंडीशन। देखिए इसमें दिया गया है कॉपर लॉस दिया है, कितना दिया है, फुल लोड कॉपर लॉस दिया है आपका 4900 वाट। ये किस पे दिया गया है आपका कॉपर लॉस दिया है, ये 7/8 लोड पर, ये फुल लोड पे दिया गया। निकालना क्या है आपको, कॉपर लॉस निकालना है 7/8 ऑफ फुल लोड पर। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए ट्राई करिए इसको, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए और खुद से आप सॉल्व करिए इसको। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, Px फुल लोड इक्वल्स टू X स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है, 7/8। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछा क्या है, 7/8 पे ही आपको कॉपर लॉस पूछा है।
ये फुल लोड पे है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे एक्स की वैल्यू रखी है, तो 7/8 इसमें रखिए। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको कॉपर लॉस दिया गया है 4900 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू दी 7/8 इसका होल स्क्वायर इंटू आपको निकालना है क्या, फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 4900 इक्वल्स टू 7/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 49, ये क्या होगा 64 और ये फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। और जब यहाँ से फुल लोड पे आप निकाल 7/8 लोड पे आप कॉपर लॉस कितना निकलेगा 6400 वाट। देखिए यही आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी किसी भी लोड पर आप कॉपर लॉस निकाल सकते हैं। यदि आपसे ये कहा जाता कि हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा, तो हाफ लोड के लिए आपके एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है 1/2, ठीक है। यानी जो भी आपका फ्रैक्शन लोड बोला जाता है उस पर अगर आपको कॉपर लॉस पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, इसको आप सॉल्व करिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन केस ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज, बताइए क्या होगा। देखिए उन्होंने कहा एक पावर ट्रांसफार्मर के केस में जो नो लोड करंट होती है, ठीक है, जो नो लोड करंट होती है वो रेटेड करंट के कितने परसेंटेज होती है, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। जैसे दिया गया है 10 to 20%, यानी 10% से 20% तक होती है। ऑप्शन बी दिया गया है 2 से 6% तक, और सी ऑप्शन दिया है 15 to 30% तक, डी ऑप्शन दिया गया है 30 to 50%। बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 to 6%। यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे है, यानी कि उस पर कोई भी लोड नहीं लगा है, उस केस में जो उसकी नो लोड करंट होगी, जो नो लोड करंट क्या होती है I0, ये लगभग कितनी होती है 2 to 5% होती है। बट इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2 से 6%, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 2 से 6% तक, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में आपका एक कंजर्वेटर पाइप होता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है ये बताना है आपको क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दिया गया है टू कूल द वाइंडिंग्स, यानी कि वाइंडिंग को ठंडा रखना। दूसरा ऑप्शन दिया गया टू प्रिवेंट मॉइस्चर इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट को रोकना। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है टू टेकअप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, यानी कि तेल के संकुचन एवं फैलाव को लेने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू टेक अप कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल। तो कंजर्वेटर क्या होता है, आपका एक कंजर्वेटर पाइप होता है जिसमें क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल्स आर मीन्ट फॉर, यानी कि जो इंटरपोल्स होते हैं आपके डीसी मशीन में, इस इंटरपोल्स का मेन काम क्या होता है ये बताना है आपका। ऑप्शन जैसे दिया गया है कि इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोटर, मोटर की स्पीड को बढ़ाना, या दूसरा ऑप्शन दिया गया इंक्रीजिंग काउंटर ईएमएफ को बढ़ाना, दूसरा सी ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेंथिंग द मेन फील्ड, जो मेन फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना, और डी ऑप्शन दिया गया है रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग होती है इसको रिड्यूस करने के लिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे, जैसे हमने आपको बहुत बताया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। देखिए किस टाइप से आपके क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो इंटरपोल्स हमने बताया था कि इंटरपोल्स क्या होते हैं, आपके नैरो पोल्स होते हैं जो कहाँ लगाए जाते हैं, मेन पोल के इंटरपोलर रीजन में लगाए जाते हैं। जो आपके मेन काम इनका क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए। अब आप जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन की ही वजह से क्या होता है, जब ब्रश शिफ्ट होते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, कॉम्यूटेटर पे आपके स्पार्किंग जनरेट होती है। तो स्पार्किंग को भी डायरेक्टली आप कह सकते हो कि स्पार्किंग को भी आपका रिड्यूस करता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कॉम्यूटेटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द रोटर इनपुट व्हेन द रोटर कॉपर लॉस इन ए इंडक्शन मोटर इज 600 वाट एंड स्लिप इज 3% इज। बताइए आंसर, सभी लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक आपका इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और इस इंडक्शन मोटर में आपको रोटर का जो कॉपर लॉस है वो दे दिया है, यानी कि PRC आपको क्वेश्चन में दिया गया है 600 वाट। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्लिप दे दी है, स्लिप दी गई है 3%, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.03। अब देखिए इसमें पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा है रोटर इनपुट, यानी कि रोटर का इनपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान देना, जो रोटर का इनपुट होता है, ठीक है, उसको हम लोग एयर गैप इनपुट भी बोलते हैं, ठीक है, एयर गैप पावर इनपुट भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से PG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा एक रिलेशन याद रखना, एक रिलेशन होता है PRC रेशियो PG रेशियो PMD, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होता है, 1:S रेशियो 1/S। इस रेशियो को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि रोटर का इनपुट क्या होगा, या रोटर का जो इनपुट होता है वही आपका एयर गैप पावर इनपुट होता है। आप याद रखें, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, PG से, ठीक है। तो इसका अगर रिलेशन आप देखना चाहोगे तो इसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ से रोटर PRC इक्वल्स टू क्या होता है, S टाइम्स ऑफ PG, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो पहले देखिए क्या दिया, PRC का मतलब क्या है, रोटर में कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू कितना दिया गया है, 600, हमने 600 रख दिया। और आपको स्लिप की वैल्यू दे दी गई है, तो स्लिप की वैल्यू कितनी दी है, 0.03 इंटू PG। और हमको निकालना क्या है, एयर गैप पावर, और एयर गैप पावर जो होती है वही आपको रोटर इनपुट होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमको PG निकालना है। तो PG की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 600/0.03। जब इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 हटाएंगे, 20 किलोवाट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 किलोवाट, या 22000 वाट, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बताइए इसमें ऑप्शन फिर क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 किलोवाट की रोटर इनपुट आपको
यहाँ से आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे मैकेनिकल पावर डेवलप पूछी जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं रिलेशन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए अच्छा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है हाई स्पीड अल्टरनेटर्स यूजली हैव, यानी कि जो हाई स्पीड के जो अल्टरनेटर्स होते हैं वो कौन से अल्टरनेटर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे जो अल्टरनेटर होता है या सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ठीक है, वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, हमने आपको बताया था कि ये क्या हो, सिंक्रोनस जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है सैलिएंट टाइप का, सैलिएंट टाइप, और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप का, सिलेंड्रिकल टाइप का। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए। सैलिएंट और सिलेंड्रिकल का अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो किस तरीके से आप बता सकते हैं। तो सैलिएंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। तो सैलिएंट पोल टाइप का होता है, इसमें आप याद रखेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसका कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सिलेंड्रिकल टाइप के। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, तो आप जानते हैं जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इसकी जो एक्सियल लेंथ होगी वो कैसी होती, एक्सियल लेंथ उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी। ऐसे ही अगर सिलेंड्रिकल की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इसका कम होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उस केस में इसकी एक्सियल जो लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ही दूसरा अगर पॉइंट आप कौन सा याद रखेंगे, एक पॉइंट याद रखेंगे कि सैलिएंट पोल में जो आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी कि पोल का फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका हर जगह बराबर नहीं होता है। ऐसे ही सिलेंड्रिकल की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लक्स का। और आप जानते हो कि फ्लक्स का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका आपका जो वोल्टेज का वेव फॉर्म होगा उसी तरीके से आपका साइनोसाइडल होगा। अगर यूनिफॉर्म होगा तो वो आपका वेव फॉर्म साइनोसाइडल की तरफ अप्रोच करेगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा वो थोड़ा कम साइनोसाइडल के बेस के होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकल वाले में कम होती है। और थर्ड पॉइंट और याद क्या रखेंगे, थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि जो आपके सैलिएंट पोल टाइप के होते हैं ये थोड़ा सिलेंड्रिकल से लो स्पीड के अल्टरनेटर्स में यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं ये, लो स्पीड के रोटर्स में यूज किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, हाई स्पीड्स में। अब ये भी आप जान सकते हो हाई स्पीड में क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका कम होगा तो नंबर ऑफ पोल्स कम क्रिएट हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स कम होने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल वाले, ये आप ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, स्टीम पावर प्लांट में इनका यूज होता है। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम लोग टर्बो अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। और सैलिएंट पोल होते हैं ये इसके कंपैरिजन में लो स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हाइड्रो अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, इतनी जानकारी आप याद रखेंगे, इससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए इसमें क्या पूछा है, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स यूजली हैव, यानी कि हाई स्पीड के जो अल्टरनेटर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सैलिएंट पोल टाइप के रोटर होते हैं या सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, या ऑप्शन दिया गया है बोथ सैलिएंट पोल एंड सिलेंड्रिकल रोटर टाइप के, और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिलेंड्रिकल, क्योंकि हाई स्पीड से पूछा है तो हाई स्पीड के केस में आप क्या हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप का। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन में पूछा गया है इन सिंक्रोनस मोटर
मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट, क्या पूछा गया है, एक सिंक्रोनस मोटर है, इस सिंक्रोनस मोटर में आपका जो मिनिमम आर्मेचर करंट होता है कब मिलेगा, मिनिमम आर्मेचर करंट कब मिलेगा बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है 0 पावर फैक्टर पे, ऑप्शन बी दिया गया है लीडिंग पावर फैक्टर पे, और ऑप्शन सी दिया गया है लैगिंग पावर फैक्टर पे, ऑप्शन डी दिया गया है यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो बताइए अच्छा सभी लोग। तो हमेशा याद रखेंगे जो मिनिमम आर्मेचर करंट मिलती है वो आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेरीज एज, बताइए, यानी कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है ये आपको बताना है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, या ऑप्शन बी दिया गया स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होता है, या 1/v होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ v होता है। तो बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एस बी स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या रिलेशन निकल के आता है, T प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, यही निकल के आया, यानी कि जो आपका 3 फेज में स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर होता है, या वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर ऑफ, यानी कि हाई लीकेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है स्मॉल वोल्टेज एम्पियर रेटिंग, ऑप्शन बी है हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग, सी ऑप्शन दिया गया है लो वोल्टेज रेटिंग, और डी ऑप्शन दिया गया है हाई वोल्टेज रेटिंग। बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जो आपके हाई लीकेज रिएक्टेंस के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी अगर रेटिंग की बात करें तो वो स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग के होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज, बताइए। क्या होगा। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि 3 फेज का एक सिंक्रोनस मोटर है, उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है मौजूद होता है, उपस्थित होता है उसमें, जब मोटर आपका कैसा होता है वो आपको ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है अंडर लोडेड कंडीशन, यानी कि आपका जो मोटर लोडेड कंडीशन होगा तब आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओवरलोडेड कंडीशन, यानी कि आपका मोटर ओवरलोडेड होगा तब आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा। या ऑप्शन सी दिया गया है सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज, यानी कि या तो वो अनबैलेंस वोल्टेज को सप्लाई करेगा, उस केस में आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस आएगा। और डी ऑप्शन दिया गया है हॉट, यानी कि जब आपका वो मोटर गर्म हो जाएगा या
हीटिंग करने लगेगा उस केस में। बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब होता है, कब मौजूद हो सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनबैलेंस वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है, अनबैलेंस वोल्टेज होने की वजह से आपका मोटर जो है नेगेटिव फेज सीक्वेंस को दिखाने लगेगा या नेगेटिव फेज सीक्वेंस को एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम इज, आंसर बताइए क्या है। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे कि जो पावर सिस्टम में आपका जो वेरिएशन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो वो लगभग कितना परसेंट परमिसिबल, यानी कि इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो लगभग कितना होना चाहिए आपको याद देना। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला दिया गया ±1%, ऑप्शन बी दिया गया ±5% और ऑप्शन सी दिया गया है ±3% और ऑप्शन डी दिया गया है ±10%। तो हमेशा ध्यान देंगे कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, आपकी 50 हर्ट्ज़ है। अब इस 50 हर्ट्ज़ में आपका कहा गया है कि कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी जो है वेरी परमिसिबल, यानी कि यहाँ तक आप वेरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आप दिक्कत आपकी मशीन में या मोटर में आने लगेगी। तो हमेशा याद रखना ये परमिसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ±3%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए अच्छा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया फॉर कोडिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज, यानी कि जो बड़े साइज की जो अल्टरनेटर्स होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग के लिए आप हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन एक गैस होती है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, किसके लिए, कूलिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए जो कूलिंग पर्पज़ के लिए हम लोग गैस यूज करते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है कि इट ऑफर्स रिड्यूस फायर रिस्क, यानी कि ये अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को कम करती है। और दूसरा ऑप्शन दिया है इट इज़ लाइट इन वेट, यानी कि ये भार में कैसी होती है, हल्की होती है। और ऑप्शन सी में दिया गया है इट इज़ ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यह उच्च ऊष्मीय चालकता वाली होती है। और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑप्शंस एबव ऑल ऑप्शंस, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ऑप्शन आपके सही हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या होती है, अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को भी कम करती है, यानी कि इट ऑफर्स रिड्यूस फायर रिस्क, और ये वेट में भी हल्की होती है। और सी ऑप्शन दिया है ये थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब इस 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर किस केस में आपका मिलेगा। बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, दूसरा ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस हीटिंग में, और सी ऑप्शन दिया गया है इंडक्शन हीटिंग में, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल द एबव, यानी कि ये सभी। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग के केस में, तो ये आपका तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हीटिंग के केस में कैसा होगा, आपका पावर फैक्टर यूनिटी की केस होगा, और इंडक्शन हीटिंग में आपका कैसा होता है, ये लगभग आपका ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो इसमें आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, द इफिशियंसी ऑफ ए 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 0.988 फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड। फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस, बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे आपका 100 kVA का एक ट्रांसफार्मर है, अब इसमें 100 kVA के ट्रांसफार्मर में आपका जो इफ़िशियंसी दी गई है वो दी गई है 0.98%। ठीक है, 0.98, अगर परसेंटेज में क्या बात करें तो 98%। तो इस केस में इन्होंने कहा है कि चाहे आपका लोड फुल लोड हो चाहे हाफ लोड हो, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आप जो इफ़िशियंसी मिल रही है वो आपकी 98% मिल रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस, यानी कि फुल लोड पे आपका ट्रांसफार्मर में, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर में आपका कॉपर लॉस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है, इज़ लेस देन द कोर लॉस, यानी कि कोर लॉस जो होगा उससे कम होगा, या इज इक्वल्स टू कोर लॉस, या ऑप्शन दिया गया इज़ मोर देन कोर लॉस, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल द एबव, यानी कि ये सभी। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आपका कोई भी ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड हो, सपोज करिए नो लोड, हाफ लोड है या फुल लोड, तो उस केस में आपका जो इफ़िशियंसी होगी, ठीक है, तो इफ़िशियंसी आपकी जो कॉपर लॉस होगा, जो कॉपर लॉस होगा, ये कॉपर लॉस हमेशा याद रखना, ये तो कोर लॉस से हमेशा ज़्यादा ही होगा। यानी कोर लॉस जो होता है वो आपका ट्रांसफार्मर में लगभग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कोर लॉस से तो ज़्यादा होगा ही, कोई किसी भी लोड पे अगर आप ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि तो फुल लोड पे आपका क्या है, कॉपर लॉस क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इज़ मोर देन कोर लॉस, यानी कि चाहे फुल लोड हो चाहे हाफ लोड हो, तो उस केस में जो कोर लॉस होगा उससे तो ज़्यादा ही आपका कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो इज़ मोर देन कोर लॉस, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, यानी कि एक सिंक्रोनस मोटर है। अब इस सिंक्रोनस मोटर में आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आपसे पूछा गया कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वेरी लो, यानी कि बहुत कम होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जीरो, और सी ऑप्शन दिया गया है वेरी हाई। फोर्थ ऑप्शन दिया गया हाफ फुल लोड टॉर्क। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाहिए आपको कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। जब आपका ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा तो इसको अलग से स्टार्ट करने के लिए एक मशीन लगानी पड़ेगी या प्राइम मूवर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रोटेट करने के लिए। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका, वो स्टार्टिंग टॉर्क लगभग कितना होता है, वो जीरो ही होता है। ठीक है, तो कोई सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इसका नहीं होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे से बताएंगे, कमेंट करिए सभी लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट।
बताइए। अच्छा, तो क्वेश्चन पहले समझिए क्या पूछा गया है। ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर टू एन इनफाइनाइट बस पावर विल बी डिलीवर मैक्सिमम पावर एट पावर एंगल ऑफ, बताइए। तो देखिए, एक साइलेंट पोल का सिंक्रोनस जनरेटर है आपका, ठीक है। क्या है? एक सिंक्रोनस जनरेटर है, कैसा? साइलेंट टाइप का। और ये क्या करता है, एक बस बार को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो उस केस में जो पावर डिलीवर होती है, तो जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी वो किस कंडीशन पे आपकी होगी। आपको कुछ ऑप्शन दे दिए हैं एंगल, तो किस टाइप के, यानी कि डेल जो होता है वो क्या होता है आपका पावर एंगल होता है। तो इस किस पावर एंगल पे जो है आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा इनफाइनाइट बस को। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग पावर सिंक्रोनस मशीन है या सिलेंड्रिकल मशीन है, कोई भी जनरेटर है, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो इनफाइनाइट बस से आपका कनेक्ट होता है, तो उस केस में आपका एक रिलेशन आप याद रखना क्या होगा, V इंटू ई अपॉन एक्सेस साइन डेल, यही होता है सेंडिंग एंड पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए आपका इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर्ड हो सकती है। तो मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर्ड हो सकती है कि आपकी डेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो डेल की वैल्यू बताइए कितनी होगी, यानी कि अगर 0 अगर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पावर तो मैक्सिमम 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप याद रखेंगे कि डेल की वैल्यू अगर 90 होगी, तो 90 होने का मतलब क्या है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो VEF अपॉन एक्सेस और साइन 90, तो यहाँ से जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी वो किस एंगल पे होगी, 90 एंगल पे होगी। तो VEF अपॉन एक्सेस, तो ये पावर जो है आपकी डिलीवर होगी इस केस में जब आपका सिंक्रोनस जनरेटर इनफाइनाइट बस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री डेल की वैल्यू होनी चाहिए। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देंगे इसका आंसर, बताइए अच्छा क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ए 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉस ऑफ 150 वाट, क्या है 150 वाट, यहाँ पे वाट लिख लीजिए, 150 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 250 वाट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी अकर व्हेन द टोटल लॉस इज, बताइए। यानी कि देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एक 2 kVA का ट्रांसफार्मर दिया गया है, ठीक है। अब इस 2 kVA ट्रांसफार्मर में आपका जो आयरन लॉस है वो दे दिया गया है आपको 150 वाट, और कॉपर लॉस क्या दिया गया है, वो दे दिया गया 250 वाट, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल अकर, यानी कि जब कंडीशन दे देगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका जो कॉपर लॉस होगा, जो टोटल लॉस होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। किस पे, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपको टोटल लॉस बताना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हम जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका जो कॉपर लॉस होता है, यानी कि PCU = PI होता है, यही कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, यानी कि जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के इक्वल हो जाएगा जब आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि अगर टोटल लॉस हमको निकालना है तो टोटल लॉस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यही हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हमको टोटल लॉस ही निकालना है, तो यहाँ पे हमको क्या कह दिया है, आयरन लॉस दिया है। तो आयरन लॉस हमने कितना किया, 150 वाट प्लस, अब इन्होंने पूछा है टोटल लॉस किस पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो आपका कॉपर लॉस था वो आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तभी तो आपका मैक्सिमम कंडीशन मिलेगी कि यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने का मतलब क्या है, कॉपर लॉस भी आपका कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो 150 होने का मतलब क्या, टोटल जो लॉस होगा आपका वो टोटल लॉस कितना निकलेगा, 300 वाट। ठीक है, हमेशा याद रखना इस कंडीशन को कि जो मैक्सिमम इफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है उस केस में जो कॉपर लॉस हो जाता है वो आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फिर चाहे क्वेश्चन में आपको कुछ भी कॉपर लॉस दिया हो, अगर मैक्सिमम इफिशिएंसी अगर पूछी जाती है तो उस केस में कॉपर लॉस आपका आयरन लॉस के इक्वल हो जाएगा और फिर वहाँ से हम लोग टोटल लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 300 वाट। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी लोग देंगे इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, फॉर ए 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज ए सिंक्रोनस मोटर द फ्रीक्वेंसी कॉमा नंबर ऑफ पोल्स एंड द लोड टॉर्क आर हाफ, द मोटर स्पीड विल बी। अब बताइए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, एक सिंक्रोनस मोटर है। अब इस सिंक्रोनस मोटर में आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 4 दे दिए गए और फ्रीक्वेंसी इसकी दे दी गई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ पोल्स जो हैं, नंबर ऑफ पोल्स क्या हैं उसको हम हाफ कर दें। ठीक है, यानी कि पहले नंबर ऑफ पोल P1 थे तो P1 से उसको हमने हाफ कर दिया, आधा कर दिया। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी ये हाफ कर दें। ठीक है, और लोड टॉर्क जो है उसको भी हाफ कर दें, लोड टॉर्क। तो उस केस में आपकी अब मोटर की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो भी फॉर्मूला दिया है उससे सॉल्व करेंगे। क्या स्पीड निकलेगी, तो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120F/P, यही फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग 120 इंटू F कितना दिया है 50 हर्ट्ज अपॉन P कितना दिया है 4 पोल। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसकी जो स्पीड निकलेगी 1500 RPM इसकी स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी 1500 RPM स्पीड निकल गई। अब इन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, और पोल को भी P/2 कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड क्या होगी, तो बताइए। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे स्पीड निकालनी है तो 120 F मैंने मान के चलिए हाफ कर दी, तो हाफ का मतलब 2, ऐसे ही पोल P/2 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 इंटू इसको सॉल्व करेंगे F 50 हर्ट्ज अपॉन 2 और P/2 यानी कि 4/2 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 ये पैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपकी फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 1500 RPM ही इसकी स्पीड आएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 15 RPM ही आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 RPM। और ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे एक और चीज़ कही गई है इसमें कि लोड टॉर्क आर हाफ। अगर लोड टॉर्क को बढ़ा दिया जाए तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर सिंक्रोनस मशीन है तो सिंक्रोनस मशीन में अगर आप लोड को कितना भी बढ़ाते जाओ उसकी स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। यानी कि
लोड आप कितना भी बढ़ाते जाओ उसकी सिंक्रोनस स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन आपका जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड मशीन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1500 RPM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है वी कर्व फॉर आइसोलेटेड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर शोज। आंसर क्या होगा, यानी कि जैसे कि आपने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा होगा, बी कर्व पढ़ा होगा, तो बी कर्व जो आपका बनता है इस तरीके से बनता है, आप जानते हैं बी कर्व। अब ये बी कर्व आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बी कर्व जो होता है वो किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, किस किस के बीच में इसको शो करते हैं। तो पहला तो देखो क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन दिया गया वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल पावर विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट स्पीड। दूसरा ऑप्शन दिया गया वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर। सी ऑप्शन दिया गया है द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विद मैकेनिकल पावर एट कांस्टेंट फील्ड एक्साइटेशन। और डी ऑप्शन दिया गया है वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट पावर मैकेनिकल पावर। बताइए आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो बी कर्व होता है तो बी कर्व हमेशा फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में प्लॉट किया जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा वर्टिकल में जो आपकी होगा वो क्या होता है आर्मेचर करंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हॉरिजेंटल साइड होता है इसको हम लोग IF यानी कि फील्ड करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी कि आर्मेचर करंट में वेरिएशन होता है किस केस में, जब फील्ड एक्साइटेशन हमारा कांस्टेंट होता है मैकेनिकल पावर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया द ब्रशेस ऑफ ए DC मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द DC। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीन के जो ब्रश होते हैं, ठीक है भाई, तो भौतिक रूप से ये स्थापित किए जाते हैं कहाँ पे। बताइए ऑप्शन पहला दिया गया है आर्मेचर इन द पोलर एक्सिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस, सी ऑप्शन दिया है कॉम्यूटेशन इन द पोलर एक्सिस, और डी ऑप्शन दिया गया है कॉम्यूटेटर इन द इंटरपोलर एक्सिस। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपके DC मशीन में ब्रश होते हैं वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, वो कॉम्यूटेटर के इंटरपोलर एक्सिस में इनको प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, ए DC शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर at 220 volt, the shunt field current is 10 ampere, the armature resistance is 0.012 ohm, यहाँ पे ओम लिख लीजिए, the stray power is 5000 watt, the efficiency of the generator is। क्या होगा इसका आंसर, बताइए सभी लोग आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन में कंडीशन में दिया गया है, गिवन कंडीशन लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है, यानी कि DC शंट जनरेटर आपको दिया गया है जो डिलीवर कर रहा है कितना 500 एम्पियर की करंट को। तो हम कह सकते हैं ये क्या दिया है, IL दिया है 500 एम्पियर। एक आप पहले DC शंट जनरेटर बना लीजिए।
तो ये हमने बना लिया एक डीसी शंट जनरेटर। इस तरीके से ये आपका डीसी शंट जनरेटर बन गया। ये आपका V है और जनरेटर है तो इसकी करंट की डायरेक्शन ये होगी। ये क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। ये क्या होगी, IF होगी और ये RSH हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या दिया गया है कि 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट, यानी कि यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट। और क्या दिया गया, शंट फील्ड करंट कितना दिया गया है, यानी कि IF दिया गया है 10 एम्पियर। और क्या दिया गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 0.012 ओम। और आपको क्वेश्चन में दिया गया स्ट्रे पावर कितना दिया है, स्ट्रे पावर दे दिया है 500 वाट, यानी कि 5000 वाट। 5000 को अगर हम किलो वाट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 किलो वाट। ठीक है, तो ये एक सारी आपके गिवन में कंडीशन दे दी गई हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, द इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर। तो यानी कि आपको बताना है कि जनरेटर की इफिशियंसी क्या होगी, ये बताइए। सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जनरेटर की आपको इफिशियंसी निकालनी है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस क्या हो जाएगा, टोटल लॉस इनटू 100। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज में आपकी इफिशियंसी, जनरेटर की इफिशियंसी निकल आएगी। अब देखिए यहाँ से हमको ये फार्मूला पता है। अब इस फार्मूले में देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी आपको दी गई है। जो क्वांटिटी नहीं दी गई है उसको आप पहले कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हमको देखेंगे आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर देखिए ये क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको कैलकुलेट करेंगे तो जनरेटर की आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, V इंटू IL। ठीक है, तो जनरेटर की आउटपुट पावर यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए B कितना दिया है 220 वोल्ट इंटू ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए कितना निकलेगा बताइए। IL की वैल्यू आपको दे दी कि 500, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट पावर निकालिए। उसके बाद क्या निकालेंगे, आप टोटल लॉस निकालेंगे। तो टोटल लॉस कैसे निकलेगा, तो टोटल लॉस आपका क्या हो जाएगा, यानी कि स्ट्रे पावर प्लस जो आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस में लॉस होगा। तो ये हम लिख सकते हैं I² RA प्लस जो फील्ड वाइंडिंग में लॉस होगा IF² इंटू RF। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टोटल लॉस निकल जाएगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप इसका आंसर बताइए। अब देखिए इसमें यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है। टोटल लॉस जब निकालेंगे तो टोटल लॉस के केस में आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए आर्मेचर करंट कैसे निकलेगी, IL प्लस IF, ये आपको पता है। अब यहाँ से देखिए आपको IF की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, और IL की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ से आर्मेचर करंट की वैल्यू निकल जाएगी। IL की वैल्यू दी गई है 500 प्लस IF की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 510 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, 510 एम्पियर यहाँ से आपका निकल जाएगा आर्मेचर करंट। ठीक है, तो ये आर्मेचर करंट हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमको क्या क्या चाहिए इसमें, आर्मेचर करंट हमको पता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है। अब यहाँ से देखिए IF की वैल्यू भी पता है, लेकिन हमको RF की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, RF की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी
यहाँ से RF की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस RF, तो ये हो जाएगा V/IF। यहाँ से हम निकाल सकते हैं RF की, जैसे ये क्या है, टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, RF की वैल्यू VIIF। तो यहाँ से आप निकालिए कितना हो जाएगा, B की वैल्यू हो जाएगी 220 वोल्ट अपॉन IF की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 RF निकल आएगा। अब ये जितनी भी आपकी वैल्यू निकाली है आपने, तो यहाँ से टोटल लॉस में रख देंगे, तो ये कितना है, स्ट्रे लॉस आपका कितना हो जाएगा, स्ट्रे पावर लॉस आपको दिया गया है 5 kV 5 किलोवाट प्लस IA स्क्वायर कितना दिया गया है, IA की वैल्यू आपने निकाली है 510, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू RA की वैल्यू कितनी दी गई है, RA की वैल्यू दी है 0.012, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करिए, आंसर कितना निकलेगा बताइए सभी लोग। तो यहाँ से आप देखिए कितना निकलेगा, टोटल लॉस जो निकलेगा आपका टोटल लॉस आपका हो जाएगा 510 किलोवाट प्लस 510 का होल स्क्वायर इंटू RA की वैल्यू 0.012 प्लस IF स्क्वायर इंटू RF। तो IF की वैल्यू आपने निकाली अभी, कितना निकाला है 22 का होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे IF की वैल्यू निकाल ली है, RF की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। IF की वैल्यू आपकी 10 दी है, यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकालने के बाद आप NG में वैल्यू रखेंगे, आउटपुट आपको पता है और टोटल आउटपुट प्लस टोटल लॉस आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर जब निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, लगभग ये आंसर आएगा आपका 95.82%। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ये हमने आपको कैलकुलेशन आप खुद ही करेंगे, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर द मशीन में रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ। तो क्या कहा है कि 3-phase का एक इंडक्शन मोटर है। अब इस 3-phase इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय, यानी कि स्टार्टिंग के समय क्या होता है, मोटर आपका स्टार्ट नहीं होता है, मे बी रिफ्यूज़। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मे बी रिफ्यूज़ टू स्टार्ट एट ऑल, यानी कि मोटर आपका स्टार्ट नहीं होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर, द मशीन में रिफ्यूज़ टू स्टार्ट एट ऑल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ये फिनोमेना क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, तो ये प्रोसेस कब होता है, ये फिनोमेना कहलाता है आपका कॉगिंग, ठीक है। अब समझ लेते हैं कॉगिंग क्या होता है। तो कॉगिंग एक क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, आपके रोटर के जो टीथ होते हैं, ठीक है, रोटर टीथ और स्टेटर के टीथ, रोटर टीथ और स्टेटर टीथ क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और ये इक्वल होने की वजह से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से हमारा मोटर क्या होता है, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, क्या होता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कॉगिंग क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कोई कि मैग्नेटिक लॉकिंग को ही कॉगिंग बोलते हैं।
अब ये कब होती है? जब स्टेटर टीथ और रोटर टीथ आपके क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यानी कि जो इंटरपोल होता है, ठीक है, अब इंटरपोल में जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, एमएमएफ प्रोड्यूस होता है यानी कि फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला तो कुछ दिया गया ऑप्शन फील्ड करंट के, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्मेचर करंट के, और सी ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर वोल्टेज के, और डी ऑप्शन दिया है 1/, फील्ड करंट के। तो आंसर क्या होगा बताइए? तो इस तरीके से हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इंटरपोल्स की बाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती हैं, आर्मेचर की बाइंडिंग में सीरीज में कनेक्ट होती हैं, हम जानते हैं। तो सीरीज में यानी कि जो आर्मेचर करंट में आपकी करंट फ्लो होगी वही आपकी इंटरपोल की बाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, है ना। तो जो आर्मेचर जो इंटरपोल में आपकी फ्लक्स जनरेट होगी वो किसकी वजह से होगी? आर्मेचर करंट की वजह से। तो हमेशा ध्यान देना। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल, यानी कि जो भी एमएफ प्रोड्यूस होगा वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो इसी तरीके से जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग क्या करें, एक काम करना है उनको, वो लोग पहले जाएंगे यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, और वहाँ से आप क्या करेंगे, आप पहले को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद उसके राइट साइड में एक आपकी बेल की आइकन दिख रहा होगा, बेल, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपको जो भी आपका नया वीडियोस या कोई क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो उस केस में आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं, जो भी यूपीपीसीएल जेई या यूपीपीसीएल जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या एलएमआरसी जेई हो गया, तो कोई भी जेई लेवल के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।